आवाज आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग भारतीय प्रतिक्रिया एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने किसान और जनजातीय आंदोलन, 1857 क्रांति, और उसी क्रम में आज हम लोग जो है कुछ श्रमिक आंदोलनों को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो श्रमिक आंदोलन क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे के क्या कारण थे, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जिनको हम श्रमिक आंदोलन कह रहे हैं, 19वीं सदी में या 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना हुई ब्रिटिश के द्वारा या कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा। कारखाने, उद्योग, इन कारखानों और उद्योगों में जो श्रमिक वर्ग कार्य कर रहा था, जो लोग कार्य कर रहे थे, मजदूर वर्ग जो कार्य कर रहे हैं, उन्हीं मजदूरों की कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ नेतृत्वकर्ताओं ने एक आंदोलन शुरू किया, है ना। जो आंदोलन कई कारणों से प्रभावित हो रहा है, उसी आंदोलन को श्रमिक आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है? श्रमिक आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। अब इन श्रमिकों की क्या समस्याएं थीं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि उद्योगों में जिन लोगों से कार्य कराया जा रहा है, समय है 19वीं सदी का, 19th सेंचुरी का। तो 19th सेंचुरी का मतलब यह हुआ कि उस समय ब्रिटिश सत्ता का भारत पर कब्जा है मुख्य रूप से, और भारत में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या आप जो हैं आज़ादी की बात नहीं कर सकते। उस समय इन श्रमिकों से चाय बगानों में, अगर उद्योगों की बात हो रही है तो उस समय चाय बगान, है ना, चाय बगान, नील की खेती हो रही है, नील कृषि, है ना, या जो अन्य उद्योग, अन्य कारखाने थे, इन कारखानों में बड़े स्तर पर मजदूरों को शामिल किया जा रहा है। उन मजदूरों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत से सारे लोग हैं। इन मजदूरों की जो समस्या है ना, अब जो उद्योगों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है या श्रमिक लोग हैं, इन श्रमिकों की कुछ समस्याएं थी। श्रमिक समस्या, उन समस्याओं में जैसे कहा जा रहा है कि कार्य के घंटे बहुत ज्यादा हैं, कार्य के घंटे बहुत ज्यादा थे। लोगों से इस समय आप समझिएगा 11 से 12 घंटे, 12 आवर्स तक कार्य कराया जा रहा है, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। क्लियर है? और इन कारखानों उद्योगों में जो खतरनाक उद्योग हैं, खतरनाक उद्योग हैं, उनमें लोगों को लगाया गया है ना। जैसे ब्रिटिश के द्वारा इस समय गोला बारूद भी बन रहा है भारत में बड़े स्तर पर, है ना। इन गोला बारूदों में या रासायनिक उद्योगों में इन श्रमिकों को लगाया गया है। वहां उनकी सुरक्षा का किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं है। तो मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं, इनके लिए कोई सुरक्षा, इसका इंतजाम नहीं, और कार्य के घंटे ज्यादा होने के साथ साथ निम्न स्तर का वेतन दिया जा रहा है, निम्न वेतन है, सुविधाओं के नाम पर कोई चीज है नहीं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को उठाने के लिए भारत में कुछ श्रम संगठनों ने, कुछ स्थानीय संगठनों ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसको जो है श्रमिक आंदोलनों के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, परिभाषा इस तरीके से बन सकती है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश के द्वारा भारतीय श्रमिकों का अपने उद्योग कारखानों में शोषण किया जा रहा है। उनके कार्य के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, वेतन निम्न स्तर का है, सुविधाएं किसी प्रकार की है नहीं। तो उसके विरोध में एक आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि श्रमिक आंदोलन। क्लियर है? तो ये एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड है, 19वीं सदी का मामला है। अब मामला यह है कि श्रमिक आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे। क्लियर है? मैंने एक कारण दो की बात की है, लेकिन और सारे कारण बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे इसके लिए। मेंस में सवाल आता है इस पर, पीटी में भी कई सारे सवाल आते हैं।
तो उन सारी अवधारणाओं को हम लोग जो है विस्तार से समझेंगे। तो श्रमिक आंदोलन क्या था, ये क्लियर हुआ, है ना? अब समझते हैं कि श्रमिक आंदोलन के दरअसल कारण क्या थे। एक-एक करके हम कारणों पर बात करते हैं। तो इन श्रमिक कारणों में आप समझ रहे हैं कि ये औद्योगिक क्रांतिकारी शोषण नीतियाँ, क्लियर है? या कह सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पर औपनिवेशिक जो शोषणकारी नीतियाँ थीं, आप इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, क्लियर है? अब देखिए ये सारी नीतियाँ हम लोग जो है पिछले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। औपनिवेशिक जो नीतियाँ हैं, उनमें ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियाँ हैं, ब्रिटिश की जो हैं जो नील की खेती हो रही है, इन सारी नीतियों की वजह से भारत का किसान, श्रमिक, मजदूर वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उसी प्रक्रिया में उसका जो है शोषण भी हो रहा है, क्लियर है? अब शोषण के टाइम पे हमने क्या कहा जा कि जो है कार्य के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही हैं, वेतन बहुत नाम मात्र का है। तो ब्रिटिश की ये जो नीतियां कही जा रही हैं, जिसमें भी इनकी भू राजस्व नीतियां, उनकी वजह से पड़ने वाले अकाल, है ना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारे कारण जो हैं मजदूरों को मजबूर कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन करने के लिए, क्लियर है? तो ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीतियां, हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली इन सारी नीतियों को, है ना? यहाँ केवल इस बात को समझिएगा कि उस समय ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीतियां थी, उन नीतियों की वजह से श्रमिक आंदोलन या श्रमिक संगठनों के गठन हो रहे हैं, क्लियर है? आगे कहा जा रहा आर्थिक कारण, क्लियर है? तो आर्थिक कारणों में देखिएगा कि हमने कहा कि ब्रिटिश ने भारत में चाय की खेती शुरू की जा रही है, अफीम की खेती की शुरू की जा रही है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया जा रहा है। इन्हीं कृषि के वाणिज्यीकरण में नील की खेती में भारतीय मजदूरों को शामिल किया जा रहा है। इन मजदूरों को रहने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इन मजदूरों को जो है किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है, निम्न स्तर का वेतन। तो ये जो उत्तरदायी कारण हैं ब्रिटिश के लिए कि आर्थिक कारण जो मौजूद थे, इन आर्थिक कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी शामिल है, क्लियर है? मैंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी एवं कार्यकाल, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूनतम मजदूरी, बहुत निम्न स्तर का वेतन दिया जा रहा है, क्लियर है? जिससे किसी भी मजदूर की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही इस मजदूरी से, क्लियर है? कार्य के घंटे बहुत ज्यादा हैं, कार्यकाल जो है मैंने कहा कि 12 से 13 घंटे कार्य कराया जा रहा है और उसके बदले में नाम मात्र का वेतन दिया जा रहा है, क्लियर है? तो ये इसके लिए श्रमिक जो हैं आंदोलन करने के लिए तत्पर होंगे। आगे कहा जा रहा है सांस्कृतिक महत्व का अभाव। सांस्कृतिक महत्व का अभाव का मतलब है कि भारत में जो लोग श्रमिक कार्य कर रहे थे, उनकी अपनी संस्कृति, अपना उनका कल्चर था। उन संस्कृति और कल्चर का ब्रिटिश ने ध्यान नहीं रखा। जैसे बहुत सारे मजदूरों को, जैसे आप असम के चाय बागानों की जब हम बात करते हैं, तो असम के चाय बागानों का मामला ये था कि वहाँ अगर बागान में एक बार मजदूर की एंट्री हो गई, तो फिर वहां से किसी भी मजदूर को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, है ना? उसको किसी भी प्रकार के त्योहार, उसको अपने तरीके की कुछ अभिव्यक्ति करने, उसको किसी की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक महत्व का अभाव था। और भारत के बारे में मामला यह था कि संस्कृति के लेवल पर जो है कूट-कूट के भरा हुआ मामला है। तो संस्कृति के संरक्षण को लेकर के बात हो रही है कि ब्रिटिश ने इन मजदूरों के किसी प्रकार के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान नहीं दिया, क्लियर है? और लगातार निरंतर जो है उसका शोषण करते जा रहे हैं, क्लियर है? अगला है अनुचित वेतन एवं सेवाएं। तो इसी में आ जाएगा अनुचित वेतन कि मजदूरों में कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है, मजदूरों का कोई वर्ग विभाजन नहीं है कि किस मजदूर से कितना कार्य लिया जाएगा, किस मजदूर को कितना वेतन दिया जाएगा, तो उसका कोई विभाजन तैयार नहीं है। प्रत्येक मजदूर को जो है बराबर स्तर का, है ना? अब जैसे मैंने कहा कि इसमें मजदूरी में आप समझो बच्चे भी लगे हुए हैं और महिलाएं भी लगी हुई हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो इनके लिए कोई सुविधा, इनके लिए कोई वेतन, कोई डिसाइड नहीं था मामला कि किसको कितना वेतन दिया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं, जिसको जितना उनकी अपनी इच्छा के अनुसार देना है उतना दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुचित वेतन एवं सेवाएं, क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो श्रमिक आंदोलन हो रहे हैं, श्रमिक संगठन हो रहे हैं, इन श्रमिक संगठनों के लिए कौन से कारण, श्रमिक संगठन गठन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, उन कारणों को हमने समझा है। आगे और भी जैसे कुछ कारणों की बात कर सकते हैं।
आगे 2-1 कार्ड और समझ लेते हैं। जैसे कोई एक कार्ड और ध्यान रख लीजिएगा, वैश्विक वैश्विक घटनाओं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगला कार्ड अगर ध्यान रखेंगे तो वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। श्रमिक आंदोलनों को बढ़ावा देने में इस पॉइंट का बड़ी भूमिका है। कैसे है देखिए, इस समय जब भारत में मैंने कहा कि श्रमिक संगठनों का गठन हो रहा है या श्रमिक आंदोलन को आधार मिल रहा है, उस समय विश्व के लेवल पर जो है कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। उन घटनाओं को आप समझिएगा। जैसे पहली घटना है 1914 से लेकर के और 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, क्लियर है। इस विश्व युद्ध में भारत से खाद्य सामग्री और सैनिकों की जो अन्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका बड़े स्तर पर यूरोप की तरफ निर्यात किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में वस्तुओं की कमी हो रही है। अर्थात भारत में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जिस वजह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जा रही है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम भारत पर पड़ रहे हैं, इसके कई सारे जो प्रभाव भारत पर पड़े, उसका एक बड़ा प्रभाव आर्थिक था। तो इन आर्थिक प्रभाव इसका भारत पर पड़ रहा है। और आर्थिक प्रभावों में आप समझ रहे हैं कि वस्तु की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना। इस महंगाई की वजह से भारत में जो है गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, ठीक, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरा सैन्य, भारत से बहुत से सारे लोग इसमें शामिल होने जा रहे थे, तो उससे सेना को भी नुकसान हुआ, क्लियर है। तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत में आर्थिक कंडीशन खराब हुई, क्लियर है, जिसकी वजह से श्रमिकों के द्वारा, और ये नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो इसमें वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा है, तो मजदूरों से अधिक कार्य कराया जा रहा है, अधिक से अधिक उत्पादन की बात हो रही है ना। तो मजदूरों से अधिक कार्य कराया जा रहा है, अधिक उत्पादन के लिए, तो उनसे कार्य के घंटे बढ़ा दिए जा रहे हैं। ये भी प्रथम विश्व युद्ध की वजह से श्रमिकों का शोषण बढ़ रहा है, क्लियर है। अगली घटना ध्यान रखिएगा, इसी समय घटना घट रही है जिसको कहा जा रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति या रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति के बारे में कहा जा रहा है कि ये पहली साम्यवादी समाजवादी क्रांति है। और समाजवाद का मतलब ही होता है कि मजदूर श्रमिकों की संस्था, मजदूरों का जो है सरकार, क्लियर है। तो रूस में पहली बार जो है मजदूर या सामान्य वर्ग ने एक सत्ता परिवर्तन की। तो जब यहाँ मजदूरों की सरकार बन रही है, श्रमिकों की सरकार बन रही है, श्रमिक सरकार की स्थापना हो रही है, तो उसी वजह से भारत के श्रमिकों को भी आधार मिल रहा है, क्लियर है। तो भारत के श्रमिकों को भी लग रहा है कि यदि रूस के श्रमिक या मजदूर लोग जो हैं वहां सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम अपने शोषण से क्यों नहीं मुक्त हो सकते। तो रूस की क्रांति का भारतीय समाजवाद पर या भारत में समाजवाद का उत्थान हो रहा है। श्रमिकों के सुविधाओं, उनके वेतन, उनकी अन्य आवश्यकताओं को आधार बना करके बातचीत हो रही है। तो रूस की क्रांति ने भारत में श्रमिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया, क्लियर है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका आंसर ये है ना। और इसी समय एक और घटना ध्यान रखेंगे, 1920 में 1920 में जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो रही है, क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ने, इसका उद्देश्य यही था कि विश्व के श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करना
उनके वेतन, उनके जी सुविधाएं, है ना, उनका शोषण कम हो। तो ये विश्व के लेवल पर एक संगठन बना 1920 में, जिसका पर्पज ही ये था कि विश्व में जो श्रम के वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, इसके उत्थान के लिए काम करना। क्लियर है? तो इस संगठन के प्रभाव से भी भारत में श्रमिक आंदोलनों को आधार मिल रहा है। क्लियर है? वो कारण तो उत्तरदायी हैं ही हैं, लेकिन ये वैश्विक घटनाओं का प्रभाव भी ध्यान रखिएगा। हमने अलग से डिस्कस किया इसको कि भारत में श्रमिक आंदोलनों को बढ़ावा देने में इन वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव नजर आ रहा है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत में श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उनसे उत्पादन कार्य ज्यादा कराया जा रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी। दूसरा, रूस की क्रांति, है ना, जहां समाजवाद की बात हो रही है और इसी समाजवाद की लहर भारत में आएगी। और तीसरी बात जो हमने बताई, आईएलओ की स्थापना। आईएलओ मुख्य रूप से श्रमिकों के लिए कार्य करता है। इसने जो है श्रमिकों की आवाज उठाना शुरू की। इसी का आधार बनेगा कि भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये जो कुछ कारण है हमने ध्यान रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट में रखिएगा। एक मैंने जो है अलग से और बताया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं भारत में श्रमिक आंदोलनों की कहां से शुरुआत हो रही है। क्लियर है? तो एक नाम ध्यान रखिएगा, एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे के द्वारा बंबई में एक श्रमिक क्लब की स्थापना की जा रही है। क्लियर है? और इन्हीं लोखंडे के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, दीनबंधु पत्रिका। ये साप्ताहिक मैगजीन है, साप्ताहिक पत्रिका है। क्लियर है ना? एक संगठन और ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में हो रही है। क्लियर है? ये दरअसल भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत जो आधारशिला रखी जा रही है, यह मामला आप 1875 में समझिएगा। 1875 में बंगाल से पहली बार श्रमिकों के उत्थान के लिए आवाज उठी थी, सबसे पहली बार, है ना। बंगाल की विधान परिषदों में इस तरह की चर्चा हुई थी कि मजदूरों के उत्थान के लिए, मजदूरों की समस्याओं के लिए आवाज उठनी चाहिए, उनको जो है कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसी क्रम में एम एन लोखंडे के द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना की जा रही है। दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। इस पत्रिका में श्रमिकों के श्रमिक समस्याओं और उनके निवारण के लिए चर्चा हो रही, बातचीत हो रही है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यहां भी लिखा हुआ है कि एम एन लोखंडे को भारत में श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। क्लियर है? शुरू करने का आधार जो यहीं से माना जाता है। दीनबंधु पत्रिका श्रमिकों की समस्याओं को उठाने में महत्वपूर्ण प्रकाशन था। ये लिखा था मैंने, समस्याओं का प्रकाशन था। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में भारत का पहला संगठित श्रम संगठन था, है ना। ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना या इसके आधार पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो एम एन लोखंडे मजदूर संघ के संस्थापक माने जा रहे हैं। दीनबंधु पत्र का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे फिर क्या हुआ श्रमिक आंदोलनों में? तो एक संस्था का नाम है मद्रास श्रमिक यूनियन। मद्रास श्रमिक यूनियन, इस संस्था की स्थापना 1918 में हो रही है। संस्थापक हैं श्री रामानुजुल नायडू, है ना, वीजे चेट्टी, है ना, वीजी चेट्टी और श्री रामानुजुल नायडू। अध्यक्ष वीपी बाडिया रहे हैं, है ना। 1918 में इस संस्था की स्थापना हो रही है। मद्रास श्रमिक यूनियन को भारत की प्रथम संगठित स्थायी ट्रेड यूनियन माना जाता है। क्लियर है? मद्रास श्रमिक यूनियन को भारत का पहला स्थायी और संगठित स्थायी ट्रेड यूनियन माना जाता है। इसको ध्यान रखिए, पीटी में पूछा जा सकता है। आगे मजदूरों के लिए श्रमिक आंदोलन में क्या ध्यान रखना है, ये पीटी के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है। इस समय भारत में एटक, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत का एक व्यवस्थित और संगठित एक राष्ट्रीय लेवल पर एक श्रमिक संगठन का गठन हो रहा है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में ये कई बार पूछा गया है ना। इसके जो कुछ फैक्चुअल जानकारी, इसको ध्यान रखेंगे। तो नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एटक। क्लियर है? इसकी स्थापना 1920 में हो रही है। क्लियर है? संस्थापक हैं एन एम जोशी, है ना। आधार क्या है? आईएलओ की स्थापना के बाद। तो हमने कहा ना, विश्व में जो है आईएलओ की स्थापना हुई
तो आईएलओ की स्थापना को आधार बना करके भारत में एटक की स्थापना हो रही है। क्लियर है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो समझ रहे, ट्रेड यूनियन श्रमिकों के लिए संस्था है। क्लियर है? स्थान कहाँ है? बंबई में स्थापित हो रही है। इसके अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एटक की स्थापना हो रही है। और फाउंडर कौन है? एम जोशी। एम जोशी, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष अलग है और संस्थापक अलग है। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव है दीवान चम्मन लाल। क्लियर है? तो पीटी में ये फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है कि संस्थापक एम जोशी हैं, अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा हैं और सचिव दो दीवान चमन लाल है। क्लियर है? एटक भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संगठन था, है ना। हमने कहा मद्रास लेबर यूनियन जो बना था वो एक स्थानीय लेवल पर काम कर रहा था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक जो श्रमिकों का संगठन था वो है एटक। क्लियर है? भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संगठन। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक की स्थापना आईएलओ की महत्वपूर्ण तौर पर की गई थी। क्लियर है? अब इसी क्रम में ध्यान रखेंगे कुछ घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस द्वारा किए गए अहमदाबाद समझौते का निर्णय एटक के संगठन निर्णय से लिया गया था, है ना। ध्यान रखिएगा। प्रथम विभाजन, एटक में विभाजन हो रहा है 1929 में। नागपुर अधिवेशन है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना। तो एटक संस्था से ही एक नई संस्था का गठन हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ITUF की स्थापना NM जोशी एवं बीपी गिरी के द्वारा की जा रही है। तो दरअसल कुछ मतभेदों को लेकर के चलते हुए एटक का विभाजन हुआ 1929 में, है ना। 1929 में एक नई संस्था बन रही है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। फिर आगे एक बार फिर विभाजन हुआ है 1931 में। कम्युनिस्टों ने रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में हो रही है, 1931 में। ये दरअसल एटक के ही कुछ पार्ट हैं। विचारों में मतभेद के चलते हुए इन संस्थाओं की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो रेड ट्रेड यूनियन 1931 में बन रहा है कम्युनिस्टों की सिफारिश पर। आगे है 1938 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। ठीक है, 1938 में ये जो संस्था बनी थी वो दोनों फिर एक हो जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में हुई है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में MN राय के नेतृत्व में वामपंथियों के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। क्लियर है? तो ये संस्थाएं हैं जो मजदूरों के हितों के लिए काम कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में, इसमें एटक बहुत महत्वपूर्ण है ना। 1920 में ILO की तर्ज पर, है ना। और अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक और संस्था है जिसकी स्थापना 1947 में हो रही है ना। वल्लभ भाई पटेल VV गिरी के नेतृत्व में, और इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलग संस्था है, 1947 बन रही है ना। भारत का प्रमुख श्रमिक संगठन है जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से 1947 में की जा रही है, मतलब आज़ादी के टाइम पर की जा रही है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आगे कुछ और घटनाक्रम है। एक मजदूरों के संगठन से, मजदूरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है, ध्यान रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र केस, है ना। मेरठ कॉन्फ्रेंसी केस 1929 का, है ना। पढ़ते हैं 1929-33 के दौरान मजदूर वर्ग में बढ़ती चेतना, राजनीतिक सक्रियता को रोकने के लिए सरकार ने दमनकारी कानून बनाए, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक्ट, है ना। ध्यान रखिए, जब हम लोग भगत सिंह और क्या नाम है उनके एक साथी दिल्ली असेंबली में जब बम फेंकेंगे तो उस दौरान ये दो एक्ट पारित हो रहे हैं संसद में। क्लियर है? पब्लिक सेफ्टी बिल एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इन दोनों पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। 1929 की बात है ये। तो सरकार ने दो कानून बनाए थे। कानून का रोकने का पर्पस क्या है कि राष्ट्रीय चेतना को रोकना, है ना, दमनकारी कानून बनाना। ठीक है, ये मजदूरों श्रमिकों से संबंधित थे। सरकार ने एक ही बार में मजदूर आंदोलन में सक्रिय लगभग सभी नेताओं के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया। क्लियर है? तो कुछ
श्रमिक नेतृत्व करना है, श्रमिक आंदोलन है, मजदूर हैं, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था, तो उस मूवमेंट के खिलाफ ही ब्रिटिश ने सबके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। क्लियर है? इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जा रहा है। तो जो मेरठ कॉन्फ्रेंसी केस है, ये दरअसल श्रमिकों पर लगाया गया एक मुकदमा था। क्लियर है? जिसमें एक राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया उन पर। इस घटना में की विश्व भर में चर्चा हुई। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, दर्शन शास्त्री हेराल्ड लास्की आदि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इसकी कठोर आलोचना की। क्लियर है? इसमें लगभग मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन मजदूरों पर कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो उसकी आप समझिएगा जो आलोचना अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा भी की जा रही है, मेरठ षड्यंत्र से, है ना। ठीक है। गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में 1 लाख से अधिक श्रमिक संगठित हुए और उन्होंने अभियुक्तों की रक्षा के लिए विश्व अभियान भी चलाया। 1 लाख मजदूर जो हैं इकट्ठा हुए, इस मेरठ षड्यंत्र के खिलाफ उन्होंने आंदोलन विद्रोह किया, है ना, उनके बचाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन आदि के व्यक्तियों ने आलोचना की, विश्व भर में तीव्र निंदा हुई, अभियुक्तों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समिति गठन भी किया गया। क्लियर है? ये उसी क्रम में लिखा हुआ गया है कि 1929 में ये कार्रवाई की जा रही है, मजदूर वामपंथी आंदोलन का दमन करना है, पब्लिक सेफ्टी बिल के टाइप राजद्रोह ब्रिटिश शासन का विरुद्ध षड्यंत्र था। तो वही वाली बात है, आप मेरठ षड्यंत्र केस को ध्यान रखिएगा, 1929 में हो रहा है, जिसमें कुछ श्रमिकों को राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो मेरठ षड्यंत्र केस ध्यान रख लेंगे। आगे ब्रिटिश के द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए। क्लियर है? हमने कहा कि भारत में सबसे पहले 1875 से, हमने कहा 1875 में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे जगह पे हमने पहले भी देखा था कि 1890 में भारत में एक संगठन बना था, तो उसी आधार पर कुछ सुधारवादी कार्य भी हो रहे हैं। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में कुछ भारत में श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कानून पारित किए जा रहे हैं। इन कानूनों को ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो पीटी में एक सवाल इसी तरीके का आता है कि कौन किसके समय ये एक्ट आया, बाकी कुछ विशेषता हम बता देंगे आपको। तो भारत का पहला एक एक्ट है 1881 का कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1881 में आ रहा है। इसमें कुछ विशेषताएं थी। जैसे पहले अधिनियम में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से संबंधित था, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बच्चों से संबंधित है। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए बात की जा रही थी। बच्चों की सुरक्षा की क्या बात की जा रही थी? तो कहा जा रहा है कि 7 वर्ष से कम बच्चों को जो है कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। पहली बात। क्लियर है? 7 वर्ष, इसका मतलब था पहले 7 वर्ष से ज्यादा लोग काम करते थे। दूसरी बात कही जा रही है कि अब बच्चों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि अब उनको दोपहर में 1 घंटे का आराम करने का, रेस्ट करने का समय भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो पहले एक्ट में 1881 का अधिनियम आ रहा लॉर्ड रिपन के टाइम पर, तो ये बाल श्रम को रोकने के लिए भारत में किया गया पहला प्रयास था। आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इसमें पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कोई बात नहीं की जा रही है, केवल बच्चों की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको कुछ छुट्टी दी जाएगी, इतने 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, और उनको दोपहर के समय जो है 1 घंटे का गैप दिया जाएगा। क्लियर है? 1891 का जो दूसरा अधिनियम है, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर आ रहा है। इस अधिनियम में पहली बार इसमें महिलाओं और बच्चों की बात की गई, ध्यान रखिएगा। दूसरे वाले एक्ट में बच्चों और महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के कार्य के घंटे कम कर दिए गए। क्लियर है? इस यहाँ जो पहले अधिनियम में बच्चों के लिए कार्य घंटे थे, लगभग 9 घंटे डिसाइड थे बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ 7 घंटे कर दिए गए, 9 से 7 घंटे कर दिए गए। क्लियर है? बच्चों के कार्य के घंटे और कम कर दिए गए। और महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि उनको भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी और मध्याह्न में जो है उनको अवकाश दिया जाएगा। क्लियर है? तो दूसरे वाले अधिनियम में बच्चे और महिलाओं की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के कार्य घंटे कम किए गए, महिलाओं के कार्य के घंटे थोड़े कम किए गए, 9 घंटे कार्य करने की परमिशन थी, और बाकी इनको हफ्ते में 1 छुट्टी, है ना, 1 अवकाश, और जो है इनको मध्याह्न भोजन के दौरान जो है 1 घंटे का रेस्ट करने की बात हो रही है। क्लियर है? तो दूसरे कारखाने अधिनियम में महिला और बच्चों की बात की गई है। आगे जो अधिनियम है 1911 का अधिनियम आया है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, है ना,
1922 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड रेडिंग के टाइम पर आया है और 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर आया हुआ है। 1946 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेवेल के टाइम पर आया हुआ है। मैंने नीचे लिखा 1881 के कारखाना अधिनियम भारत का पहला फैक्ट्री कानून माना जाता है। इसका उद्देश्य कारखानों में कार्यरत श्रमिकों विशेषकर बाल श्रमिकों, जो हमने पीछे बात की थी, कि परिस्थितियों को सुधार करना था। बाद के अधिनियम में कार्य समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधानों को किया गया था। तो यहाँ जो अगले अधिनियम की बात की जा रही है, ये वाले जो अधिनियम है, इसमें वही था कि लोगों के कार्य के घंटे कम किए जाएं, कार्य के घंटे कम किए जाएं, है ना, उनको जो है उचित वेतन दिया जाए, उचित वेतन दिया जाए, है ना, और क्या कहा जा रहा है कि एक अवकाश भी दिया जाए, अवकाश दिया जाए। खतरनाक जो कारखाने थे जहाँ केमिकल हथियार बनाने की चीजें होती थी, वहां जो है किसी कुशल या नेतृत्व जो जानकारी वाले व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाए, अनजान व्यक्ति को, बच्चों को कारखाने जगह पर नियुक्ति न की जाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो है इन सारे एक्टों में ये बात की गई है कि उनको कार्य का समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके कल्याण संबंधी बातें इस अधिनियम में, इन एक्टों में की गई हैं। तो यहाँ पीटी से सवाल इसी तरीके का आता है। शुरुआत के 2 एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस तरीके से मैचिंग में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है भारत में श्रमिक आंदोलन और श्रमिकों के उत्थान की बात हो रही है। क्लियर है? इसी पर्पज से जो हम लोग खत्म करते हैं। देख रहे ना वीडियो देख रहे हो तुम? चलो धन्यवाद।